हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आज आपके लोग के लिए लेके आया हूँ कुछ राजनीति विज्ञान के यानी इंडियन पॉलिटी से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। इसमें स्टैटिक जीके के भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और कुछ करंट अफेयर्स के हैं जो आपके जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा कि यूपीएसआई एसएससी जीडी के लिए यह प्रैक्टिस करवाई जा रही है। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन पढ़ते हैं, थोड़ा सा डीपली है। ठीक है, इसको आप सही से पढ़ेंगे तभी इसका आंसर कर पाएंगे दोस्तों। तो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसको संवर्धन करना। ठीक है दोस्तों, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें। अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, या वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन द्वारा सुधार की भावना का विकास करें। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, वो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा, यानी अस्पृश्यता मिटाने की प्रयास करना। ठीक है, तो आ गया दोस्तों यहाँ अस्पृश्यता। तो अस्पृश्यता का जो उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद बात करते हैं दोस्तों, तो अनुच्छेद हो जाएगा 17। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात आ गई है किसकी, मूल कर्तव्य। ठीक है, तो मूल कर्तव्य में संविधान के भाग किस में उल्लेखित है, संविधान के भाग 4 का में उल्लेखित है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला बात करते हैं, इसमें ये पूछ लेता है कि मूल कर्तव्य किस संविधान से लिया गया है। तो जो मूल कर्तव्य जो संविधान से लिया गया है वो सोवियत संघ के रूप में लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो सोवियत संघ, ठीक है, सोवियत संघ के रूप में लिया गया है, या कहीं कहीं रूस भी लिखा होता है दोस्तों, तो हम रूस भी कर देंगे। अगला बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों जिसका एसएससी जीडी का या एसएससी यूपीएसआई का पेपर है वो मूल कर्तव्य में जो 11 मूल कर्तव्य दिए हैं उसे बहुत अच्छे से पढ़ के जाएंगे। ठीक है, उससे क्वेश्चंस बनेंगे दोस्तों। जैसा कि इस प्रैक्टिस सेट में आप देख रहे हैं कि मूल कर्तव्य से 2 4 10 क्वेश्चंस बनने ही हैं। ठीक है, विभिन्न परीक्षाओं में। ठीक है, तो 1 2 अगर 2 4 नहीं बनेंगे तो 1 2 3 जरूर बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है दोस्तों। तो इसका जो आंसर क्या है, पढ़ते हैं, देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, ये सम्मिलित है दोस्तों। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की महत्व समझना और उसका परिचय जानना, ये भी सही है। ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, इसका कोई उल्लेख नहीं है दोस्तों। ठीक है, आप लोग 11 मौलिक कर्तव्य में देख लीजिएगा। ठीक है, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, ऐसा कोई प्रबंध नहीं दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा ना, ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पूछ लेता है ग्राम पंचायतों का गठन या ग्राम पंचायतों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। तो अनुच्छेद जो है 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के बारे में बताया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में उठे संदेहों और विवादों के मामले में जांच और निर्णय निम्नलिखित में से किस संवैधानिक प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर सभी लोग जानते हैं दोस्तों, तो इसका आंसर ए सही है, भारत का उच्चतम न्यायालय। अब भारत के उच्चतम न्यायालय आया है तो इसको किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है, तो उच्चतम न्यायालय 124 अनुच्छेद में वर्णित किया गया है दोस्तों। और जहाँ उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214 में है दोस्तों। किस में, अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और एक क्वेश्चन इसमें से और आ जाता है दोस्तों कि ठीक है, परामर्शी क्षेत्राधिकार राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिलता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा 143 के अनुसार। ठीक है, राष्ट्रपति परामर्शी क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट से ले सकता है। तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा दोस्तों, इसकी बात करते हैं तो इसमें उच्चतम न्यायालय, ये सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में संसद के सदनों का संयुक्त अधिवेशन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कौन सा है। तो इसका जो आंसर है कि कूट में दिया है, कौन सा सही होगा, तो पहले बारी बारी से पढ़ते हैं दोस्तों। यह दोनों सदनों के बीच गतिरोध के निराकरण हेतु कदम उठाने के लिए राष्ट्रपति को सशक्त करने वाला समर्थक कर उपबंध है। यह दूसरा पूछ रहा है कि संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए सदनों में आहूत करना राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है।
क्वेश्चन थर्ड पॉइंट में दिया है इसे राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किया जाता है। चौथा पॉइंट दिया है लोकसभा की सर्वोच्चता स्थापित करने हेतु प्रायः इसका आश्रय लिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो 1, 2, 3 सही हो जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान किया गया है? ठीक है, तो इसमें ये भी कूट में दिया है दोस्तों, इसको बारी बारी से पढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है। दूसरा है, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है। तीसरा है, न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर आरोपित होता है जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होता है। इसका चौथा पार्ट है, भारत के उच्चतम न्यायालय के अफसरों और कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के विचार विमर्श के पश्चात ही की जाती है। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, वो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ए और तीसरा, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन ए जो सही हो जाएगा, ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 1 और 3 सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। कुछ पॉलिटी से कुछ महत्वपूर्ण है, थोड़ा बड़े क्वेश्चन है, लेकिन आपके एग्जाम के व्यू से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, यूपीएसआई के लिए तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो भारत के संविधान में 2 उपबंध जो सर्वाधिक स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को व्यक्त करते हैं वो कौन से अनुच्छेद हैं? ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 32 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 32 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, क्या है? रिट करने का अधिकार है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में रिट करने का अधिकार है। और हाई कोर्ट की बात करते हैं तो हाई कोर्ट में रिट करने का अधिकार जो है वो 226 में है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार इसमें 5 रिटें जारी कर सकता है, 5 रिटें इसमें जारी कर सकता है, वो चाहे हाई कोर्ट हो और चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। ठीक है दोस्तों, और इसीलिए 32वें संविधान अनुच्छेद 32 को, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, ठीक है, संविधान की आत्मा का दर्जा दिया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन बात करते हैं नेक्स्ट, लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इनमें से लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। दूसरा है, लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों को हारने की संभावना काफ़ी होती है। तीसरा है, प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आंसर जो होगा ये तीनों सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसमें आंसर जो तीनों सही हो जाएगा। अगला बात करते हैं, ठीक है, कटौती प्रस्ताव को किसके उपस्थापन के बाद पूरा स्थापित किया जा सकता है? ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा कटौती प्रस्ताव के अंतर्गत, ठीक है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वो बी सही हो जाएगा, रेलवे और सामान्य बजट द्वारा। ठीक है, रेलवे और सामान्य द्वारा कटौती प्रस्ताव के उपस्थापन के बाद में पूरा स्थापित किया जा सकता है। अगला दोस्तों बात करते हैं, केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। ठीक है, तो केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो इसका अनुच्छेद जो हो जाएगा वो अनुच्छेद 268 और 281, यानी 268 से 281 के बीच, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय किस सूची के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों समवर्ती सूची के अंतर्गत, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, स्थानीय स्वशासन की सर्वोच्चतम व्याख्या यह की जा सकती है कि वह एक प्रयोग है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ठीक है दोस्तों, तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर है। ठीक है दोस्तों, अगला बात करते हैं नेक्स्ट, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा किन किन कार्यों को अनिवार्य रूप से बनाया गया है? ठीक है, तो इसका ग्राम सभा का गठन, ठीक है, बिल्कुल सही है। पंचायतों के प्रत्येक स्तर पर प्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है, इसका का सही हो जाएगा। और महिलाओं को कम से कम 1/3 आरक्षण देने की व्यवस्था, ये भी सही हो जाएगा। 5 वर्ष के निश्चित कार्यकाल तथा विघटन की स्थिति में 6 माह के भीतर चुनाव कराने की बात। तो ठीक है, तो इस प्रकार इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो दोस्तों सभी सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के व्यू से। ठीक है दोस्तों, अगला बात करते हैं, भारत के राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कब करते हैं? ठीक है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा, पहले पढ़ते हैं, भारत की सलाह पर कर सकते हैं,
प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर कर सकते हैं, ठीक है, कि तब कर सकते हैं जब ऐसी उद्घोषणा करने के लिए संघ के मंत्रिमंडल का निर्णय उसे लिखित रूप से संसूचित कर देते हैं, या तब कर सकता है जब ऐसी उद्घोषणा करने के लिए संघ के मंत्रिमंडल का निर्णय उसे लिखित रूप से संसूचित किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, यह किस धारा में प्रावधान है कि मोटरसाइकिल पर सिर्फ 2 व्यक्ति ही यात्रा कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये जो धारा है वो 128 में ये बताया गया है कि मोटरसाइकिल में केवल 2 ही लोग क्या कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, जब कोई ड्राइवर किसी वाहन को किसी सार्वजनिक स्थान पर खड़ा करके कुछ समय के लिए हट सकेगा, जबकि वह क्या हो, जब उसने यान को चलाने के लिए सम्यक रूप से अनुज्ञप्ति ली है, उसने यान में ब्रेक लगा दी है, उसने वो सारे प्रबंध कर लिए हैं जिससे यह उपाय हो गया है कि ड्राइवर की अनुपस्थिति में यान घटनावार चल नहीं सकेगा, या उपरोक्त सभी सही है। तो इसका आंसर डी सही है, यानी ये सभी आंसर सही हैं। ठीक है दोस्तों, अगला बात करते हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में भारत सरकार द्वारा कितनी राशि को निवेश किया गया है। ठीक है, तो इसका भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब करंट अफेयर है। ठीक है, तो 5 करोड़ यानी कितना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 50,000 करोड़ रुपए निवेश किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हेलमेट लगाने का प्रावधान किस धारा में दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हेलमेट लगाने का प्रावधान 129वें धारा में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से को छोड़कर सभी खरीफ फसलें। तो खरीफ फसलें आप जानते हैं दोस्तों, खरीफ फसलें कौन सा हो जाएगा, मक्का, रागी, बाजरा या गेहूं। तो आप जानते हैं इनमें से छोड़कर पूछ रहा है, यानी इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि गेहूं जो होता है वो रबी क्रॉप्स आता है। ठीक है दोस्तों, अगला बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला झरना है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंजिल का नाम सुना ही होगा दोस्तों, एंजिल वेनेजुला में है। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वो डी इज़ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला बात करते हैं दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश विशेष है। तो उत्तर प्रदेश विशेष में कौन सा बात करते हैं दोस्तों, इसमें क्या है, सोनभद्र। सोनभद्र एक ऐसा स्थान है, यानी एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि क्या है, जो कि प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं, ठीक है, स्थित हैं। अगला बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में चलाया गया। यह एक आंदोलन था, यानी यहाँ आंदोलन कहाँ से स्टार्ट किया गया था। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, मुंबई। ठीक है ना, तो मुंबई में, ठीक है, क्या बताया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, अगली बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु जो 732 मीटर पर स्थित है, उस चोटी का क्या नाम है। तो उत्तरी अंडमान की बात करते हैं तो एकमात्र जो ऊंची चोटी है जिसका क्या नाम है दोस्तों, सैंडल पीक। कौन सा, तो सैंडल पीक, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अगला बात करते हैं 1928 यानी 1928 के बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किस ने किया था। ठीक है, तो इसका जो नेतृत्व किया था उसने किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है दोस्तों, अगला बात करते हैं, जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो गैस कौन से निकलती है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 निकलती है। ठीक है, अगला बात करते हैं, पोर्टला पैलेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पोर्टला पैलेस जो कि एक 7 मंजिला भवन जिससे संबंधित है वो कौन सा है। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वो कौन सा सही हो जाएगा, दलाई लामा। ठीक है, तो पोर्टला पैलेस जो एक 7 मंजिला भवन किससे संबंधित है, तो दलाई लामा से संबंधित है दोस्तों। अगला बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है नील बटा सन्नाटा। ठीक है, तो नील बटा सन्नाटा एक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, फीचर फिल्म है, उपन्यास है या कहानी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, आप लोग देखे होंगे, यूट्यूब पे देख लीजिए। ठीक है, तो नील बटा सन्नाटा एक फीचर्स फिल्म है। ठीक है दोस्तों, अगला नेक्स्ट बात करते हैं, भारत ने निम्नलिखित नोबेल पुरस्कार विजेताओं के कार्यक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले इनको नोबेल पुरस्कार मिला और कब मिला। ठीक है, तो मैंने इसके पहले से इंडिकेट किया है दोस्तों, ये अमर्त्य सेन को कब मिलता है,
1998 में मिलता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद फिर मदर टेरेसा को 1979 में मिलता है। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर को एशिया का प्रथम नोबेल पुरस्कार मिलता है 1913 में, और वेंकट रमन को 2000 कब मिलता है, 9 में मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा। और सीवी रमन को 1930 में दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार जो आंसर सही हो जाएगा वो पहला कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर को पहला दिया गया। फिर उसके बाद फिर 1930 में सीवी रमन को दिया गया। फिर दूसरा मदर टेरेसा को दिया गया। फिर पहला 1998 में फिर वेंकट रमन को। इस प्रकार आंसर जो सही हो जाएगा दोस्तों वो ए सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, ठीक है। तो EPROM, ठीक है दोस्तों, क्या है, लिखा है EPROM का पूरा नाम क्या है, ठीक है। तो EPROM का पूरा नाम जो है दोस्तों वो इरेजेबल, ठीक है, प्रोग्रामेबल्स रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो आपको पता है रोम का तो पता ही है, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें क्या शब्द जोड़ दिया है, EP। तो EP का मतलब होता है इरेजेबल का मतलब मिटाना होता है दोस्तों, और प्रोग्रामेबल, ठीक है। तो इस प्रकार आंसर जो सही हो जाएगा वो आंसर ए सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला बात करते हैं नेक्स्ट, सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है तो इनमें से MS वर्ड है, MS एक्सेल है या फोटोशॉप है, तो इनमें से सभी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 8 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से क्या नागरिक समाज के रूप में नहीं माना जाता है। तो इसमें से पूछ रहा है क्या नागरिक समाज के रूप में नहीं माना जाता है। तो परिवार वंश, जाति वंश, गैर सरकारी संगठन या विधानमंडल, ठीक है। तो इसमें विधानमंडल से यहाँ से कोई मतलब नहीं होगा दोस्तों। तो इस प्रकार आंसर जो सही हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है, ठीक है। तो निम्नलिखित में किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है। तो कंचनजंगा जानती हैं 8611, ठीक है, ये है। तो ये तो बड़ी है, ठीक है। नंदा देवी इससे कम है, कामेट इससे कम है। तो सबसे कम जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, मुकुट पर्वत, ठीक है। आपने इसको पहली बार सुना होगा, पहली बार क्या सुना भी होगा, लेकिन आप देख चेक कर लेंगे तो कौन सा सही हो जाएगा, मुकुट पर्वत, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगला बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश के साथ 2021 के अंत तक अमेरिका लड़ाकू विमर्शन को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, ठीक है। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वो इराक हो जाएगा, ठीक है। तो बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला बात करते हैं, कितने भारतीय टाइगर रिजर्व को ग्लोबल कंजर्वेशन एसोड टाइगर स्टैंडर्ड्स की मान्यता प्राप्त की, ठीक है। तो इसमें कितने भारतीय टाइगर रिजर्व को है। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वो डी सही हो जाएगा, यानी 14 सही हो जाएगा। अगला बात करते हैं, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आशा भोसले को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया। यह केवल साहित्य और कला के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस मेरे ख्याल से ऑप्शन ए ही सही होगा दोस्तों, ठीक है, यानी सही ही है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आशा भोसले को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों, कौन सा राज्य सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडरों समुदाय के लिए आरक्षण प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, ठीक है। तो कर्नाटक, यानी कर्नाटक है जो भारत के ट्रांसजेंडरों को, ठीक है, आरक्षण प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन, ठीक है, फैक्टरिंग विनियमन यानी संशोधन विधेयक 2021 के बारे में सही है, ठीक है। तो फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट 2011 में संशोधन करेगा। इसमें दूसरा कह रहा है, प्रस्तावित संशोधन में सूक्ष्म, लघु और माध्यम उद्यमों को कार्यशील पूंजी प्राप्त करने में मदद मिलेगी। तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा वो दोनों सही हो जाएगा, डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजीव आवास योजना के बारे में सही नहीं है, ठीक है। तो इसका मुख्य उद्देश्य स्लम मुक्त भारत बनाने का है। इस योजना के तहत देश के करीब 500 शहरों को 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक कवर करने की योजना है कि इसकी 50% हिस्सेदारी केंद्र सरकार द्वारा वहन होगी या उपरोक्त तो सभी। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, इसके पहले भी मैंने लगा दिया है, तो आप लोग ध्यान दीजिए। इस योजना के तहत देश के करीब 500 शहरों को 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कवर कर दिया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हाइड्रोजन यानी क्यूटन निम्नलिखित में से क्रम से व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो इसमें क्रम से व्यवस्थित करना है, क्रम से क्रमित करना है। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा दोस्तों वो पहला क्या हो जाएगा, अनाज,
फिर मोटा अनाज, फिर अन्न। ठीक है, तो इस प्रकार ए इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है सरसों का न्यूनतम समर्थक मूल्य कौन तय करता है। ठीक है, तो सरसों का जो न्यूनतम समर्थक मूल्य है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो क्या सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, कृषि मूल्य लागत मूल्य। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आज आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करवाया। ठीक है, इसके बाद आपको मैं हिंदी का 40 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा और पर डे आपको इस तरह की एक वीडियो आएगी। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू दोस्तों वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।